प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आप लोगों को ईवीएस के प्रश्न से प्रश्नोत्तरी कराऊंगी और ये प्रश्नोत्तरी प्रश्न और ऑप्शन नहीं रहेंगे। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे और मैं वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सीटेट की परीक्षा नज़दीक होने के कारण, और अगर हम ऑप्शंस के साथ करेंगे तो अत्यधिक प्रश्न नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं वन लाइनर प्रश्न को स्टार्ट कर रही हूँ और अधिक से अधिक प्रश्न को शामिल कर सकूं। तो चलिए आइए प्रश्न को स्टार्ट करती हूँ। और ये फुल एनसीईआरटी बेस पे है और ताकि आप लोगों का अत्यधिक प्रैक्टिस हो सके। और इसमें एक गारंटी मैं लेती हूँ कि यहीं से प्रश्न आएंगे, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देखिए। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो चलिए आइए प्रश्न को देखते हैं। इसमें प्रश्न और आंसर दोनों है, मतलब वन लाइनर है। वन लाइनर बस आंसर छिपे हुए हैं इसमें। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। पहला है, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। अर्थात जब प्रश्न पूछता है उसमें कि किसकी टेस्ट और सूंघने की क्षमता अत्यधिक होगी, शेर देगा ऑप्शन में, और बिल्ली देगा, कुत्ता देगा और चूहा देगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर चूहा राइट होगा कि चूहों की देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। और नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ के लोग कैसा भोजन खाते हैं और उस भोजन में क्या चीज़ डालते हैं। तो ऐसे ही नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं और गुजरात के लोग भी दाल में चीनी डालते हैं। इसलिए इसमें प्रश्न में उसमें एनसीईआरटी कक्षा 3 में ये दिया गया है कि कहाँ के लोग कैसा भोजन खाते हैं। तो इसमें पूछा है कि नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। और नृत्य में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। मतलब कौन सा भाव, मतलब जैसे स्टाइल करते हैं तो उसमें कौन सा भाव व्यक्त कर रहे हैं ये दिखाया जाता है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। और मतलब मैं ये वन लाइनर क्वेश्चन करा रही हूँ और इसी तरह से मैं कैसे प्रश्न पूछा जाएगा वैसा भी क्वेश्चन बना के मैं कराऊंगी आप लोगों को। लेकिन पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए और इसको 1 से 2 3 4 बार, कई बार इसको मतलब रट डालिए क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस प्रश्न को देखते रहिए आप लोग। तो पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चीज़ें से बिंदुओं को उभारा जाता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। उसमें उभरे हुए बनाए जाते हैं, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर में कीबोर्ड दिया जाता है, वैसे ही उसमें उभरे हुए बिंदु बनाए जाते हैं और उसी के सहारे से लोग पढ़ाई करते हैं। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आँखों से देख नहीं सकते। वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा है। और अगला है, ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया है। तो पूछता है प्रश्न कि ब्रेल लिपि की खोज किसने की। तो ब्रेल लिपि की खोज लुईस ब्रेल ने की और वो कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे। लुईस ब्रेल की 3 साल की उम्र किसी दुर्घटना से उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी। और लुईस ब्रेल जब 3 साल के थे तो उनके साथ कोई दुर्घटना हुई थी और उनकी आँख चली गई थी। लुईस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला बाद में उसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से
से भी लिखी जा सकती है। अगर आप बच्चों को ब्रेल लिपि के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। शुरुआत में बर्तन या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। पहले ब्रेल लिपि पहले के समय की ब्रेल लिपि बर्तन या चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। कह रहे हैं कि ये पूछता है कि कहवा कहाँ की चाय फेमस है, तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की। डल झील श्रीनगर में है। शिकारा नाव से पर्यटक डल झील का आनंद लेते हैं। हाउस बोट कहाँ पे है? हाउस बोट कहाँ पाई जाती है? तो श्रीनगर में। अगला है, पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। पक्षी कीड़ों को खाते हैं और वो जब वो कीड़ों को खा जाते हैं तो फलों को कीड़ों से बचाते हैं। अर्थात जब वो कीड़ा को खा जाते हैं तो फल में कीड़ा नहीं पड़ते, अर्थात फल पे कीड़ा नहीं बैठते हैं, तो फलों को कीड़ों से बचाते हैं। बज्जू नामक गांव राजस्थान में। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा गांव कहाँ पे है, तो ये बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। ये कक्षा 3 की एनसीईआरटी है। तो हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। इसके सूप को लिंग हु फेन कहते हैं। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल भी सीटेट की परीक्षा में पूछा जाता है कि लिंग हु फेन क्या है या किसे कहते हैं। तो सांप खाए जाते हैं। इसके सांप को, जो सांप की रेसिपी होती है उसको लिंग हु फेन कहा जाता है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं कि गोवा में अत्यधिक नारियल होता है, इसलिए गोवा में नारियल के तेल में मछली को पका कर खाया जाता है। जम्मू कश्मीर में सरसों की तेल के, जिससे इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे किस तेल में पका के खाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में और गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाया जाता है। टेपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबालकर खाया जाता है। जैसे अपने यहाँ शकरकंद होता है, उबालकर खाया जाता है, वैसे ही टेपियोका भी उसी प्रकार का ही एक फल है, वैसा ही देखने में लगता है। तो ये केरल में पाया जाता है। केरल में इसे उबालकर खाया जाता है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। गुंजन पक्षी हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। और असम में क्या क्या पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। उसमें असम से एक चैप्टर है, उसमें दिया गया है कि असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और ये बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। अर्थात वह लकड़ी का ही पूरा घर बना रहता है और वो 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं ताकि उसमें पानी न घुसे, क्योंकि वहाँ पे बारिश अत्यधिक होती है तो अंदर पानी न जाए, इसलिए घरों का निर्माण अत्यधिक 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर किया जाता है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ती है। यहाँ घर, कई प्रकार के घर दिया रहता है पुस्तक में और पूछता है कि ये कहाँ पे किस चीज़ से घर बनाए जाते हैं। तो वही दिया है कि असम में लकड़ी से बनाए जाते हैं और मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों प्रकार का घर पाया जाता है। और राजस्थान में कीचड़, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनी रहती है, क्योंकि राजस्थान में टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मियों में, तो मिट्टी के बनाए हुए घर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि मिट्टी के बनाए हुए घर कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में, क्योंकि वो जितनी गर्मी पड़ती है उतने मिट्टी के घर में अत्यधिक सुकून मिलता है, उसमें ठंडक मिलती है और ऊपर वो झाड़ियों को लगाकर घर बनाते हैं। राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। वो टैंक जो पानी भरा जाता है
उसको वो लोग टंका भी बोलते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। पानी क्यों गड्ढा बनाते हैं? पानी को इकट्ठा करके रखते हैं। राजस्थानी लोग छत पर ढलानदार बनाते हैं जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं, उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। और अगला है, बच्चे वर्गीकरण करना सीख सकते हैं, और अगर उन्हें कुछ वर्गीकरण करने को कहा जाए, जैसे जानवर, वस्तुएं आदि। बच्चों को अपने आसपास की सूचनाएं एकत्र करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि वे आसपास के वातावरण से ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। बच्चों को प्रकृति को अवलोकन करने का अवसर दें। देखिए, ये अवसर दें, ऐसा अगर किसी भी ऑप्शन में आता है तो वह हमारे लिए बहुत ही अत्यधिक, मतलब वही क्वेश्चन ही सही। अगर बच्चे को हम कोई भी कार्य करने के लिए अवसर देते हैं, देखिए पेडागोगी में ज़्यादा ही पूछा जाता है ऐसा प्रश्न कि जिसमें बच्चों को अवसर दिया जाता है वह ऑप्शन राइट होगा। आप लोग आँख बंद करके उसी ऑप्शन को ही सही करना, क्योंकि वो ऑप्शन सही होते हैं। बच्चों के फेवर में जो भी ऑप्शन रहेगा वो सही होगा। कक्षा में ही प्रकृति के बारे में बताएं। प्रकृति के बारे में सक्रिय प्रतिभागी होने से उसमें प्रकृति के प्रति प्यार और जागरूकता बढ़ेगी। शिक्षक कक्षा में बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़कर चीज़ों को पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है और कुछ चीज़ों को दुनिया से जोड़कर देख पाते हैं। फिर